देखने के लिए कि स्फेरिकल कैविटी इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है, स्फेरिकल कैविटी इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज समझते हैं कि वो नॉन कंडक्टिंग हो गया अपने आप ही। यूनिफॉर्मली चार्ज अगर आपने कह दिया, क्योंकि आप कंडक्टर को कहते नहीं है कैसा चार्ज, क्योंकि वो आपकी सुनता नहीं है। ठीक है, वो अपनी मर्जी करता है कि वो इस तरह से करता है कि अंदर उसके फील्ड बल्क मटेरियल में हर जगह जीरो हो जाए। बट ये जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है ये आपकी सुनता है। इसमें आप जहाँ भी चार्ज रख देते हैं, चार्ज कहीं जाता नहीं है, वहीं रखा रहता है, इसलिए वो नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज अगर आपने इसको कर दिया है और अंदर एक कैविटी आपने निकाल दी, स्फेरिकल कैविटी विद सेंटर C2। ठीक है, इज मेड इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, रो दे रखी है, विद सेंटर C1 एज शोन इन द फिगर। ठीक है, फाइंड आउट फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कैविटी। तो कैविटी के अंदर फील्ड इंटेंसिटी निकालने को बोला जाता है। ठीक है, तो हम इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं बेटा हमेशा। जब भी आपको यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट से कुछ निकाल दे और कहीं पर भी फील्ड पूछे, अंदर ही नहीं बाहर भी कहीं पूछता है, मान लो इतना पार्ट निकाल के बाहर पूछ रहा है फील्ड, तो आप क्या करेंगे, पूरी कंप्लीट ऑब्जेक्ट में से जितना पार्ट रिमूव हुआ उसका माइनस कर देंगे। ठीक है ना, वो आपका बिल्कुल नेट फील्ड निकल के आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही सिखाता है हमको। ठीक है, एक के कारण फील्ड जो होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फील्ड दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन की प्रेजेंस से अनअफेक्टेड रहता है। नेट जरूर चेंज हो जाएगा, ठीक है, बट एक की दूसरे की प्रेजेंस के कारण एक का फील्ड चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरह की आपने एक यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर में कैविटी C2 है, मान लो कोई P पॉइंट ले लेते हैं। इस P पॉइंट पर आपको नेट फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा इस P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी, पूरे स्फीयर के कारण। ठीक है ना, पूरे स्फीयर के कारण पी पर फील्ड इंटेंसिटी में से क्या करूंगा, कंप्लीट स्फीयर होता है अगर ये पूरा भरा हुआ होता है, उसके कारण पी पर फील्ड इंटेंसिटी मैंने E1 वेक्टर मान ली। ठीक है ना, उसके कारण पी पर फील्ड इंटेंसिटी मैंने क्या मान ली, E1 वेक्टर मान लिया। माइनस क्या कर दूंगा, रिमूव पार्ट के कारण जितनी फील्ड होती, ये जो रिमूव पार्ट है इसके कारण पी पर कितनी फील्ड होती, मान लो E2 वेक्टर। तो आपकी नेट फील्ड बचे हुए पार्ट के कारण कितनी हो जाएगी, कंप्लीट पार्ट के कारण माइनस फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस रिमूव पोर्शन। समझ रहे हैं, एक बार आपने इस पोर्शन को भर दिया पूरा, तो ये कंप्लीट स्फीयर हो गया। इसके कारण जितनी होती है उसमें से अब रिमूव कर दिया तो फील्ड भी रिमूव कर दो, तो उस पूरे में से जितना रिमूव पार्ट है उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी को मैंने क्या करा, माइनस कर दिया। ठीक है, क्लियर है आपको इतना। तो फिर मैंने इस पर फील्ड इंटेंसिटी लिखी है, E1 वेक्टर कितना होगा, ये आपको याद है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर फील्ड इंटेंसिटी रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन। ठीक है ना, तो पूरे कंप्लीट स्फीयर के कारण हो गई रो इंटू C1 P वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन। ठीक है, मैग्नेट में भी ऐसा ही कि ऐसा एनालिसिस है, एक यूनिफॉर्मली जो सिलेंडर में अगर करंट जा रही है उसमें से अगर इस तरह की कैविटी आप माइनस कर देते, सेम प्रोसेस वहाँ पे अप्लाई होगी, बट वहाँ जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट का और इन्वॉल्वमेंट होगा। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कुछ ऐसी जरूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल है, क्योंकि जो फील्ड इंटेंसिटी है वो अपने आप ही एक तो आर के प्रोपोर्शनल आ गई और आर वेक्टर के अलोंग आ गई, तो इसलिए उसको रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है बेटा। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बन चुका है। इसके बाद इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम कंबाइन कर सकता है। देखो आप एक बार, E1 आ गया आपका रो C1P वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, E2 आ गया रो C2P वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रिमूव पार्ट के कारण। रिमूव पार्ट मतलब अगर ये पूरा पार्ट होता तो केवल इतने पार्ट के कारण यहाँ से P पॉइंट पर कितनी फील्ड इंटेंसिटी होती, तो केवल इतना पोर्शन होता, तो वो भी एज ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ही बिहेव करता है क्योंकि स्फेरिकल कैविटी है। ठीक है, तो उससे भी आर डिस्टेंस पर आप क्या लिखते, वैसे ही फार्मूला लगा के लिखते रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ जाती है, रो C2P वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी आ गई EP वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। देखिए क्या बन रहा है, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट C1P वेक्टर माइनस C2P वेक्टर बन रहा है। ठीक है, अब सी माइनस C2P वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, C2P वेक्टर ये रहा, माइनस लगा दिया तो PC2 वेक्टर बन जाएगा बेटा। देखिए जिसने पहली बार जो देख रहा है वो बहुत ही ध्यान से समझे,
ठीक है ना। काफी बार ये चीजें अपन को अप्लाई करनी पड़ सकती हैं। तो C1P वेक्टर प्लस PC2 वेक्टर, अब देखो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ट्राइंगल लॉ से लिख दिया मैंने इसको, क्या लिख दिया, C1C2 वेक्टर लिख दिया। ठीक है ना। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से मैं क्या लिख रहा हूँ, C1P वेक्टर प्लस PC2 वेक्टर इक्वल टू C1C2 वेक्टर। तो आप देख रहे हो बेटा, ये C1C2 वेक्टर पोजीशन ऑफ पॉइंट P का इंडिपेंडेंट आया है, क्योंकि C1P है वेक्टर या C2P वेक्टर तो गायब हो गया इसमें। ठीक है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, आपका जो कैविटी है उसके अंदर इस तरह की एक यूनिफॉर्म फील्ड पाई जाती है C1 से C2 की तरफ डायरेक्टेड। अगर रो नेगेटिव होगा तो C2 से C1 की तरफ हो जाएगी, उसमें क्या। ठीक है। तो हैंस फील्ड इनसाइड कैविटी इज यूनिफॉर्म। तो अब ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है कि इसके अंदर यहाँ से इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, तो यहाँ कब टकरा के वापस कब टकराएगा, उसी हॉरिजेंटल लेवल पे कब आएगा, तो बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। एज ए प्रोजेक्टाइल भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, क्योंकि उसका एक्सलरेशन बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन को कहीं भी कैविटी में प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करोगे इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है। तो उसके लिए आपको इसका ध्यान रख लो कि ऐसी बड़ी बात नहीं, बिल्कुल उसी फॉर्म का फार्मूला आ गया है। तो ये बिल्कुल रिमेंबर है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट समझिए आप इसको। ठीक है ना। वहाँ पे इतना बड़ा निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमें क्लियर होना चाहिए क्या है। अगर कैविटी है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर, तो C1 से C2 की तरफ डायरेक्टेड यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा उस कैविटी में। ठीक है। पॉजिटिव है तो C1 से C2, नेगेटिव है तो C2 से C1। यहाँ तक बेटा कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में?